हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के बारे में। गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिनमें हमने बात की थी टीचिंग के बारे में, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि टीचिंग के फीचर्स के बारे में। गाइस, फिर हमने बात की थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। गाइस, इसके बाद हमने बात की थी टीचिंग के लेवल्स के बारे में। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। और हमारा आज का टॉपिक है गाइज टीचिंग की रिक्वायरमेंट, उसके लिए ज़रूरतें यानी नीड्स। गाइज, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। गाइज, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे आपकी विशेष तौर पे बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो चलिए गाइज बात करते हैं। सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे, अगर हम बात करें टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स की, तो गाइज इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं और 3 वेरिएबल्स में हम लोग उसको बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं। गाइज, वेरिएबल्स का मतलब होता है, अगर मैं एक इक्वेशन के थ्रू बताऊं आपको, x + y = 1। गाइज, इसमें अगर हम बात करें x + y की, तो x और y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिनके लिए या जो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं, यानी इनका जो मान है, इनकी वैल्यू है वो बदलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें 1 की, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती, राइट। तो आपको पता करना पड़ेगा कि टीचिंग के लिए कौन सा वेरिएबल है, यानी किसकी वैल्यू बदलती है, और कौन कांस्टेंट रहता है, यानी जिस पे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गाइज, अगर हम सबसे पहले बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो गाइज डिपेंडेंट वेरिएबल आपके अकॉर्डिंग आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि उनके अंदर चेंज किया जाता है, राइट। मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज में बता चुका हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं, लर्नर होते हैं, वो क्या होते हैं? कोरा कागज़ होते हैं, और उनको उनके एम, उनका सब्जेक्ट, उनके जो मकसद हैं या उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनको जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो उनको जैसा टीचर मिल जाता है, जिस लेवल का टीचर मिल जाता है, वो उनको उस हिसाब से परिवर्तित करता है। अगर मैं गाइज आपको बात करूं, जैसे कि अगर कोई आर्मी में जाता है बच्चा, तो वहाँ पे आप उसको इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलती है, देशभक्ति के बारे में इतना उसको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और वो एक अंत में जाकर के एक देशभक्त सैनिक में कन्वर्ट होता है और देश की सेवा करता है, सोसाइटी के लिए भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। गाइज, आजकल की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो टीचर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है आपके पास में? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। गाइज, वो स्वतंत्र चर होता है। वो क्या करता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर मन मुताबिक परिवर्तन लेके आता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। तो गाइज, जो टीचर, अगर मान लो किसी बच्चे को बहुत बेहतरीन टीचर मिल जाता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यानी कि अगर हम सुपर 30 के जो संचालक हैं मिस्टर आनंद, उनका अगर बात करें आपके पास, तो वो उन्होंने क्या किया, कितने सारे बच्चों को जो गरीब थे, अनाथ थे, बेसहारा थे, जिनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं थी, राइट, मतलब कहाँ कहाँ किस किस कंडीशंस में काम करते थे, उनको सबको अपने पास ला करके और इस तरह से मेंटरिंग प्रोवाइड की उनको, इस तरह से उनको एक जो गाइडेंस होती है टीचर की, वो प्रोवाइड की। तो वो आज देश दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए आप, नासा से लेकर के इसरो से लेकर के, जरूर आपको वहाँ पे सुपर 30 के बच्चे मिल जाएंगे। तो इस तरह की जो मेंटरिंग उन्होंने प्रोवाइड की, तो वो क्या है? काबिल तारीफ है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी उसको तारीफ की जाए, वो उतनी ही कम पड़ेगी। तो गाइस, ये विशेष तौर पर हम क्या करेंगे। लेकिन अभी क्या है, आप देखते हो आपाधापी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, टीचिंग सेक्टर्स में से और ज़्यादा ही हैं, राइट। टीचर्स जो हैं अपनी जो पृष्ठभूमि है वो भूल गए, उनका जो मेंटरिंग का काम है वो भूल गए, लेकिन वो कहीं और ही किसी और दौड़ में जा रहे हैं, राइट। तो उनको समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि वो दूसरे के व्यक्तित्व को, दूसरे बच्चों के व्यक्तित्व को, उनकी पूरा जीवन है उसे बदलने की क्षमता रखते हैं। तो उनको अपने मन, वचन, कर्म से एकदम बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो गाइज, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको स्टूडेंट बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करें, उनमें मन मुताबिक उनमें चेंज लाया जाता है। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपके टीचर होता है, जो इसके अंदर परिवर्तन लेके आता है। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के बारे में, यानी जो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें डेवलप कराई जाती हैं आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो वो गाइज इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये वेरिएबल होते हैं टीचिंग के। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स।
एक जो विद्यार्थी है यानी जो एक सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है या प्यूपिल है, उसके अंदर उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, यानी जेंडर क्या है, राइट, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो क्या है, किस तरह की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, लैंग्वेज का क्या रोल है इसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल लेवल पर उसको इफेक्ट करती हैं, राइट। मेमोरी का लेवल उसका किस तरह का है, खुद का क्यूरियोसिटी कितनी है, कितना वो पढ़ना लिखना चाहता है या कितना कुछ बनना चाहता है, राइट, कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक व्यक्तिगत लेवल पे स्टूडेंट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। कई बार क्या है, पेरेंट्स लगे रहते हैं, बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों का मन नहीं करता वो सब करने का, राइट। तो ये क्या है, आपके पास उनकी खुद की क्यूरियोसिटी नहीं होती, उनका खुद का एम्बिशन नहीं होता, इसलिए वो ये कुछ नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, पहले बच्चे से पूछे क्या करना चाहता है, किस में उसे खुशी मिलती है, राइट, क्यूरियोसिटी उसकी कहाँ पे, उस हिसाब से उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये आपके पास किसमें, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है आपके पास में विशेष तौर पे मेमोरी से रिलेटेड होता है ये, राइट। संज्ञानात्मक हम इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो संज्ञान में आपकी जो मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको कॉग्निटिव स्किल कहते हैं। कई बार वो कुछ याद करने से याद आ जाती है, अदरवाइज कई बार नहीं आती है, लेकिन वो होती है आपके अंदर जरूर से है। तो गाइस ये कॉग्निटिव स्किल ने जैसी मेमोरी आपके पास में, तो उसका बड़ा रोल रहता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेमोरी जो है आपके पास में फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, उसको एक्वायर करने का काम करता है, उसको कलेक्ट करने का काम करता है। तो अगर आपके पास में कॉग्निटिव स्किल यानी मेमोरी नहीं है, तो ये ओबियसली आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो सोचने समझने और सीखने की जो क्षमता है उसको इफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात करें तो गाइस कई सारे बच्चे आप देखते हैं कि बहुत सुपर टैलेंटेड होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो उनके पीछे क्या है, एकेडमिक्स की रोल रहता है, यानी एकेडमिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, राइट, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है उसको, खाने पीने या वहाँ पे एनवायरनमेंट की सुविधाएं कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको रोल प्लेइंग होती है। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इमोशनल कैरेक्टर्स को गाइस हम अगर बात करें तो बेसिकली लर्नर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक एडोलसेंट होता है यानी किशोर जो लर्नर होता है, एक स्टूडेंट होता है किशोर। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा आपके पास में एडल्ट लर्नर होता है। तो अगर हम एडोलसेंट की बात करें, किशोर लर्नर की बात करें, तो वो काफ़ी भावुक होता है, चीज़ों को लेकर के क्या होता है, उसका मूड स्विंग करता रहता है, राइट, यानी कि वो पर डे के हिसाब से विचार बदलता रहता है। कई बार सोचता है मैं ये करूँगा, उसके बाद फिर उसके दिमाग में आता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, कुछ दूसरा करता हूँ, राइट। तो मतलब डे बाई डे उसके जो विचार हैं, उसकी जो थॉट हैं, उसकी जो एम है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट क्या होता है, फोकस्ड होता है अपने एम पे, राइट, वो विचलित नहीं होता इन चीज़ों से, और एक फोकस्ड होकर के किसी एक टारगेट को सेट करके वो उस पर दिन रात मेहनत करता है। तो गाइज इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके पास वो काफ़ी रोल प्लेइंग होते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। गाइज समाज जो है आपके पास में वो विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाता है। अगर मैं आपसे कहूँ गाइज तो बुकों के अंदर सिर्फ 10% नॉलेज है, बाकी 90% नॉलेज होती है, जानकारी होती है, वो एनवायरनमेंट होती है। यानी जो एनवायरनमेंट से सीखते हो वो बेस्ट सीखते हो। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यानी ठोकर लग के सीखना। ठोकर लगने का मतलब ये होता है आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, चीज़ों को खुद से एनालाइज करते हो, तब जब आप सीखते हो वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हो। तो अगर हम बात करें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सोसाइटी में क्या है, बेसिकली फैमिली आता है आपके पास, फैमिली का बैकग्राउंड आता है, राइट, आप किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो, राइट, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, राइट, अगर पेरेंट्स कहीं पे पढ़े लिखे मिल जाते हैं, राइट, समझदार होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, तो बच्चे का विकास के जो चांसेस होते हैं, सक्सीड करने के जो चांसेस होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि किसी के भी सक्सीड करने में, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी लर्नर है, अगर वो सक्सीड करना चाहता है, अगर वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर के काम करते हैं। उसमें समाज के सारे तत्व हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, समाज के बाकी जितने भी हमारे लोग हैं, राइट, संस्थाएं हैं, टीचर हो गया आपके पास में, रिलेटिव्स हो गए, सारे लोग हैं मिलकर के काम करते हैं, तब कोई व्यक्ति सफल होता है। तो गाइज कोई भी व्यक्ति, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अगर सफल होते हैं, कहीं कुछ प्राप्त करते हैं, तो आप उन सब जितने भी लोग हैं, आप उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे इग्नोर ना करें, उसका रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं विशेष तौर पे
फैक्टर्स के बारे में जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है आपके पास में टीचर्स एटीट्यूड। गाइस ये एक वर्ड आता है आपके पास में एटीट्यूड। कई बार बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एटीट्यूड को बड़े ही नेगेटिव वे में लेते हैं, है ना। कई बार अगर मान लो कोई आपसे बात नहीं करता या कोई फ़ोन नहीं उठाता तो बड़े एटीट्यूड में आ गया है या एटीट्यूड में आ गई है, या कुछ आप जब कहीं सेलेक्ट हो जाते हो टाइम नहीं दे पाते किसी को तो ज़्यादातर सोचने लगता है कि बड़ा इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, यानी इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एटीट्यूड नेगेटिव नहीं है गाइज। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका लाइफ स्टाइल, यानी आपकी आदत, आपकी हैबिट। और गाइज हैबिट कभी छूटी नहीं जाती, कभी बेकार नहीं होती। आदत किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए बेकार नहीं है तो किसी दूसरे के लिए कैसे हो सकती है, राइट। यानी हर किसी की अपनी आदत है, अपनी स्टाइल है, यानी जो 24 घंटे उसके साथ रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड में काउंट करते हैं, राइट। तो टीचर का एटीट्यूड क्या है, यानी टीचर किस तरह का है, वो किस तरह का लाइफ स्टाइल है उसका, कैसे पढ़ाता है, राइट। वो हाव भाव कैसे होते हैं, किस तरह की उसकी प्रिपरेशन है, लेसन का फॉर्मेट क्या है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर टीचर का जो फॉर्मेट है आपके पास पढ़ाने लिखाने का, राइट, सब्जेक्ट के बारे में उसको क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है, तो इससे क्या होगा गाइस, वो जो आपकी लर्निंग है, यानी बच्चों को जो पढ़ाने वाला है, तो वो उससे कई बार क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा या नुकसान उसमें कर सकता है। तो टीचर्स को चाहिए कि वो अपना जो एटीट्यूड है, यानी कि अपना जो पूरा जो दिनचर्या है या अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से सेट करे ताकि बच्चों को नुकसान ना हो, मैक्सिमम उनको फ़ायदा हो। अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से या अपने कोई भी एक्टिविटी से बच्चों को नुकसान या लर्नर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से टीचर को बिहेवियर करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं लर्नर्स एटीट्यूड के बारे में। तो गाइज अगर हम बात टीचर की करें तो बच्चे भी टीचरों से कम नहीं होते, राइट। तो उनका भी एटीट्यूड रहता है। किस तरह से एटीट्यूड रहता है, यानी कई सारे बच्चे होते हैं जो क्या है, पढ़ना नहीं चाहते, क्यूरियस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, राइट, एक्टिव नहीं है, यानी प्रेजेंस नहीं होती क्लासेस के अंदर या लेसन के अंदर प्रेजेंस नहीं होती। यानी कि मैं कहूँगा आपके पास में कोई बच्चा जब तक सीखना नहीं चाहता, खुद से अगर कुछ ट्राई नहीं करना चाहता, तो वो क्या है, सक्सीड करने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं अपने आप से। तो बच्चों को चाहिए कि क्या है, अपना जो एटीट्यूड है, यानी अपना जो व्यवहार है, अपनी जो हैबिट्स हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग तैयार करें सो दैट वो सीख पाए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद है और बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है, आत्मा उद्धरेत आत्मानम। मतलब कि कहने का यह है कि जो आत्मा होती है या व्यक्ति होती है वो खुद का उद्धार खुद ही करता है, कोई सेकंड या अनदर पर्सन आकर के नहीं कर सकता। जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक खुद से आप प्लान नहीं करेंगे, जब तक खुद से आप उसमें कमिट नहीं होंगे, खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक सफलता या आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। आप खुद से खड़ना होना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से प्लान करना पड़ेगा और खुद से टीचरों के पास जा करके बार बार क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके आप लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो, सक्सीड कर सकते हो। जिसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, और ये सोशल जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से हैं। तो गाइज हम बात करते हैं जैसे समाज की, अब लोग थोड़ी देर पहले बात की थी, तो समाज में कई बार क्या है, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, बच्चों को डिमोट किया जाता है या लर्नर्स को डिमोट किया जाता है, या कई बार क्या होता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, राइट। बहुत सारे पेरेंट्स हैं तो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं कई। तो ये क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो क्या बच्चे को क्या करती हैं, काफ़ी प्रभावित करती हैं। हमारे समाज में बहुत सारी क्या हैं, जाति, धर्म, ठीक है, लिंग, और ये आपके पास में अगर हम कहें तो बहुत सारी क्या है, डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं जो नहीं होने चाहिए, आज की डेट में तो नहीं होने चाहिए। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, राइट। इनोवेशन का एरिया है, कंप्यूटर के युग में रह रहे हैं, सैटेलाइट की हम लोग बात करते हैं, चांद तारों की बात करते हैं, और बावजूद अभी भी हम कहाँ फंसे हुए हैं, जाति में, पाति में, पता नहीं क्या क्या है ये सब, कास्ट एंड ब्ला। तो ये सब चीज़ों के अभी कोई रोल नहीं है, राइट। व्यक्ति के लिए खुशी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, राइट, उनके लिए ऐशो आराम चाहिए, घूमना फिरना चाहिए और बहुत ही हेल्दी लाइफ चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास में इसको इफेक्ट करती हैं, राइट। आज की डेट में जाति के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास कास्ट के लिए, राइट, किसी भी जेंडर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कोई संप्रदाय, इस सब के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है। तो इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे सोसाइटी का रोल बड़ा हो जाता है कि बच्चे को इन सारी चीज़ों से हटाए, उसका दिमाग इन सब चीज़ों पे ना लगाए। अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो कई बार क्या होता है, बच्चे पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो फीसेस आज की डेट में देखेंगे आप तो आसमान छू रही हैं, राइट। टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में पढ़ाने के, लेकिन फीसेज इतनी होती है कि पेरेंट्स नहीं पे कर पाता, राइट। अगर हम बात करें मैं अगर आपको एक स्वामी विवेकानंद जी की एक कोट करके बताता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो टीचर
यानी जो भी शिक्षक अगर मान लो वो अपने वेतनमान के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में ना सोच करके बच्चों के ऊपर अगर वर्क करता है तो वही सफल टीचर होता है। कटिंग भाई गए गाइस, कहने का मतलब होता है आपके पास में कि आपको अपनी परवाह नहीं करनी है, बच्चों के बारे में सोचना है आपको, तो आपका जीवन सक्सेड कर लेंगे आप, अपना जीवन जो है आपका सफल हो जाएगा, सफलता की गारंटी होती है। गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में अगर कहें कि इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में, तो कई बार क्या होता है टीचर्स की सैलरी टाइम पर नहीं आती तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, बच्चे जो फीस है कई बार टाइम पे नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा फीसें होती हैं, या इसके अलावा कंफर्ट की जो चीज़ें हैं आपके पास में, ठीक है, घर में लाइट नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स भी है, वो जो किसकी वजह से होती हैं, पैसे के चक्कर में होती है। तो गाइस अगर पैसा है आपके पास में, आज की डेट में बिना पैसे के एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई ले पा रहा है तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, अगर कोई पढ़ पा रहा है राइट विदाउट पैसे अगर वो वर्क कर पा रहा है तो वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि बिना पैसे के अभी पढ़ पाना या कुछ सीख पाना या कुछ बन पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास में टीचर्स एक्सपीरियंस के बारे में। कई बार क्या होता है आपके पास में टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा, अब जैसे बीएड, तो बीएड में क्या है डिग्रियां ऐसे ही ले आते हैं, वो कॉलेजेस नहीं जाते, वहाँ पे उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होती। बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसा ही होता है राइट, और बहुत सारे टीचर्स थे तो वो चीटिंग करके भर्ती हो जाते हैं, लेकिन यानी कि उनको प्रॉपर बच्चों की साइकोलॉजी नहीं पता कि बच्चों का, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिस तरह से फार्मर अपनी ज़मीन तैयार करता है बीज बोने के लिए, यानी खेत को एकदम बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, खाद डालता है, उसको जोतता है, बार बार पानी देता है, उसके अंदर बहुत बढ़िया से उसको एकदम बालू कर लेता है, और उसके बाद उसके अंदर क्या करता है बीज बोता है, तो उसके बाद उसमें फसल अच्छी होती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके जो बच्चा है उसका माइंड सेट देख ले, एनवायरनमेंट देख ले राइट, उसकी कैपेसिटी देख ले, उसकी वीकनेस देख ले, उसकी साइकोलॉजी समझ ले, तो सारी चीज़ें जब मतलब ओवरऑल जब बच्चे को एनालाइज कर ले, देन उसके बाद में उसमें जिस तरह से वो समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में अगर बच्चे को पढ़ाया जाता है तो सक्सीड करने के चांसेस होते हैं। और वो सब आता है एक अच्छी ट्रेनिंग से। अगर टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है या उन्होंने सीखने का जो अपना क्रम है वो बंद कर दिया है, सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर हैं, अगर मान लो सरकारी टीचर लग जाते हैं उसके बाद तो सैलरी से मतलब होता है, उनको 1 तारीख पर आ जाती है और बाकी फिर बच्चे पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और भी अच्छी बात है राइट, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते वहाँ पे। इसके बावजूद और क्या चीज़ें होती हैं कि सरकार क्या करती है, टीचरों को साल के साल लगाए रखती है, कभी वोटर आईडी बनाओ, कभी हेल्थ चेकअप करो। अभी तो आजकल तो क्या है, टीचरों को ही क्या कर दिया है आपके पास में, कोरोना पेंडेमिक में ही क्या कर दिया है कि चलो भाई वो क्वारंटाइन करने का वही काम करते हैं राइट। टीचिंग से काम होना चाहिए उनका, बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम के अकॉर्डिंग जो अदर जो पार्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उन पे टीचरों को नहीं लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, सिर्फ उनको टीचिंग तक लिमिटेड रहने देना चाहिए ताकि वो उन पे फोकस्ड होकर के बच्चों पे वर्क करें। तो गाइस उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में टीचर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है डिफरेंट लेवल पे। तो गाइस अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के बारे में, यानी टीचिंग और लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसा है। कई बार क्या होता है आपके पास में टीचर और बच्चों के साथ में कोऑपरेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती राइट, तो कई बार बच्चे टीचर को पसंद नहीं करते और टीचर है वो बच्चों को पसंद नहीं करता राइट, बहुत सारी चीज़ें आती है इस तरह की, और ज़्यादातर कई बार प्रॉब्लम हो भी जाती है, इससे बहुत सारा सुनने में आता है। कई सारे टीचर जो होते हैं, अगर मान लो हायर स्टडीज़ की बात करूँ, अगर कोई टीचर की अगर पीएचडी कहीं पे किसी अंडर में की जाती है तो वो इतना परेशान कर देते हैं बच्चे को कि वो बहुत टॉर्चर हो जाता है, कई बार तो क्लास को छोड़ देता है, टीचिंग लर्निंग ही छोड़ देता है, यानी सीखना जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, गुरु शिष्य जो परंपरा है आपके पास में बहुत ही एक जो ओपन माइंडेड जो चीज़ें होती है टीचर और जो शिष्य के बीच में है, यानी पीपल के बीच में, लर्नर के बीच में होनी चाहिए, सो दैट कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सीड करे। गाइस इसके अलावा क्या चीज़ें, एनवायरनमेंट है राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं टीचिंग को, या अगर कहें तो इसको इफेक्ट करती हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर हम बात करें सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है आपके पास में, जैसे कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए अगर मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर तो उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिए राइट, यानी कि अगर आईसीटी का सहारा ले ले वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, यानी लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है आपके पास में, ऑडियो वीडियो रेडियो दूरदर्शन, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है। तो इनका सहारा लेकर के क्या होता है आपकी जो लर्निंग है, सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है, तो ये इसके अंदर आता है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में।
गाइस क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि कई बार क्या होता है, टीचर्स क्या होते हैं, बहुत ही केयरलेस होते हैं, शोर होता रहता है, राइट, आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं क्लास के अंदर, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, चीज़ें बाहर आती हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास के अंदर मैनेज्ड तरीके से क्लास होनी चाहिए, राइट। एक जो माहौल है जो लर्निंग का, टीचिंग का और लर्निंग का, वो तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही बोरिंग क्लास हो जाए, एकदम सीरियसनेस होकर के क्लास नहीं होनी चाहिए, राइट। मतलब टाइम टू टाइम वहाँ पे कुछ जो जोक्स हैं या सब्जेक्ट के अलावा जो जानकारी हैं वो भी बच्चों को देते रहना चाहिए, सो दैट कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, राइट। बार बार बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि उनका इंटरेक्शन बना रहे, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और राइट, समटाइम्स उसमें क्या है, जो लाफिंग की जो फवारे हैं वो निकलते रहने चाहिए, राइट, हंसने की आवाज़ें आती रहनी चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट है या इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर जिसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऐड हैं या फैसिलिटीज़ है वो क्या है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके पास में, जैसे मैंने बताया, आपके पास में ये भी सपोर्ट सिस्टम के अंदर ही आता है। तो लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास में एक ज़रूरी चीज़ है, आपके पास कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन में एक तो लैंग्वेज और एक आपके पास में आप जो डिलीवर कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, राइट। तो वो मेन चीज़ें होती हैं आपके पास में। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी गाइज। तो इस तरह से गाइज ये आपके पास में टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा 3rd लेसन था। आई होप आपको पसंद आएगा, आप इसे देखिएगा, जरूर इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इसको, और अपने जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा, जैसा भी आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आपको और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए आराम से, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।